जो आज की हमारी क्लास है वो नंद वंश पे होने वाली है। पिछले क्लास में हम लोगों ने शिशुनाग वंश को देख लिया है। शिशुनाग वंश को देख लिया, उससे पिछले वाली क्लास में कुछ गलतियां हुई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने सुधार लिया होगा, हमने क्योंकि बता दिया था कि वो मिस्टेक हुआ है वहाँ पे। तो नंद वंश का जो पहला शासक होता है महापद्मनंद। हमने बताया कि जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन यहाँ या तो महानंदिन या नंदिवर्धन की हत्या करके जो महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली। तो क्या है यहाँ पर? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन की हत्या करके महापद्मनंद ने मगध की गद्दी हासिल की। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली, और नंद वंश की नींव डाली और साथ ही वो मगध की गद्दी पे आसीन होता है, मगध का राजा बन जाता है। तो अगला जो वंश है नंदवंश है। नंदवंश का पहला राजा महापद्मनंद है। तो इस वंश का जो संस्थापक है, वंश का संस्थापक वो महापद्मनंद है। वंश का संस्थापक जो है कौन है? वो है महापद्मनंद। ये महापद्मनंद है। तो वंश का संस्थापक हैं महापद्मनंद जी। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि महापद्मनंद शूद्र थे। महापद्मनंद शूद्र थे। एक बात तो ये, तो इतिहास में पहला शूद्र राजा जो है वो महापद्मनंद थे। कहा जाता है कि जो महापद्मनंद हैं वो महापद्मनंद एक नाई के पुत्र थे। किसके? नाई कौन होते हैं? नाई के पुत्र थे। नाई बार्बर जिसको कहते हैं, बाल काटने वाले का पुत्र। तो बाल काटने वाले का पुत्र, और बाल काटने का कार्य जो है इसके पिताजी उसी वंश में करते थे। किस वंश में? इसमें शिशुनाग वंश में ये क्या करते हैं? बाल काटने का काम करते हैं इसके पिताजी। और वहीं पे ये महापद्मनंद को सेनापति बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा है कि इतिहास में एक कहानी ये आती है कि जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो नंदिवर्धन है या महानंदिन है, तो महानंदिन या जो नंदिवर्धन है, नंदिवर्धन की जो वाइफ हैं, नंदिवर्धन की वाइफ की जो पत्नी है नंदिवर्धन की, उनकी जान बचाया था महापद्मनंद ने। तो एक युद्ध में या एक आक्रमण में किसी तरह से ये जो नंदिवर्धन है, नंदिवर्धन की पत्नी फंस गई थी या जान चली जाती अगर महापद्मनंद नहीं होते तो महानंदिन की पत्नी जो है, पत्नी के सिफारिश पे महापद्मनंद को एक उच्च पद दिया गया। हालांकि नंदिवर्धन काफ़ी समय तक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस शूद्र को
नाई काटने वाले के एक पुत्र को क्या कर दिया जाए, इतना उच्च पद दिया जाए। क्या किया जाए, ये इस बात से सहमत नहीं थे, महानंदिन इस बात से सहमत नहीं थे कि एक नाई जो कि बाल काटता है उसके पुत्र को, एक शूद्र को इतना बड़ा ओहदा तो हम नहीं दे सकते। तो काफ़ी दिनों तक इनकी पत्नी द्वारा क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, आग्रह किया गया अपने पति से कि महापद्मनंद को ये कुछ ऊंचा पद दे दिया जाए, सेनापति का पद दे दिया जाए, क्योंकि युद्ध में ये निपुण थे, युद्ध में निपुण थे तभी तो इनकी जान बचा पाए। तो युद्ध में निपुण थे तो मुख्य सेनापति बना दिया जाए, ऐसी सिफारिश थी महानंदिन की पत्नी का। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो महानंदिन की पत्नी थी तो महापद्मनंद के साथ थोड़ा सा इन दोनों के बीच एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा कोमल भाव थे एक दूसरे के बीच, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। बहरहाल वो बातें अलग है, इतिहास वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। ये है, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इनकी पत्नी के कहने पर इनको उस मुख्य सेनापति बनाया गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये महापद्मनंद जो है वो इसी के जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदी के प्रमुख सेनापति थे। तो इस सेनापति द्वारा इनकी हत्या की जाती है और हत्या करके महापद्मनंद जो है वो मगध की गद्दी पर आसीन होते हैं। इसके बाद जो दूसरी जानकारी प्रमुख है वो शूद्र थे, महापद्मनंद शूद्र थे। और प्रमुख बात जो है इसमें ये है कि ये पहले शूद्र राजा थे भारतीय इतिहास में। इसके बाद इसका जो उपनाम है, उपनाम जो आता है वो सर्वक्षत्रांक और उग्रसेन, सर्वक्षत्रांक और उग्रसेन उपनाम इनका जो है सर्वक्षत्रांक और उग्रसेन, दो इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। और बाकी सारे सम्राट, एकराट और जो उपाधियां हैं इनकी ढेर सारी उपाधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो प्रमुख परीक्षा के दृष्टिकोण से वो यही है, सर्वक्षत्रांक, महापद्मनंद, महापद्म और परशुराम। परशुराम भी कहा गया है, महापद्म तो कहा गया है, ये तो इसका नाम ही है महापद्म, और फिर वह परशुराम भी कहा गया है, परशुराम। अब देखिए, यदि आपसे ये सवाल आ जाए कि इतिहास में परशुराम किसे कहा जाता है, परशुराम का नाम छोड़कर किसे कहा जाता है, ये छोड़िए, परशुराम इस तरह से नहीं है। यदि आपसे ये कहा जाए कि महापद्मनंद को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनमें से किन किन नामों से महापद्मनंद को जाना जाता है, सर्वक्षत्रांक, महापद्म, परशुराम, या इनमें से सभी, ठीक, तो इनमें से सभी। तो इस प्रकार से यदि एक दे दे, परशुराम दे दे, सिर्फ ढेर सा 2-3 नाम दे दे और परशुराम दे दे, तो उम्मीद नहीं किया जा सकता कि इसका परशुराम भी नाम रहा होगा। क्योंकि आप अब जान गए हैं, हम भी जान गए हैं, तो एग्ज़ाम में आएगा तो इस बात को हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे कि जो महापद्मनंद है इनका नाम परशुराम भी बताया जाता है। तो परशुराम दरअसल कहाँ बताया गया है इनके नाम को, परशुराम बताया गया है पुराणों में, और महापद्म और सर्वक्षत्रांक ये पुराणों में बताया गया है कि इनका ये नाम है। इसके बाद जैन ग्रंथ में इनको का क्या क्या कहा गया है, इनको कहा गया है उग्रसेन, जैन ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथ में इसको उग्रसेन कहा गया है, जबकि पुराणों में सर्वक्षत्रांक, महापद्म व परशुराम के नाम से पुकारा जाता था। किसको, महापद्मनंद को। इसके बाद इसके विजयों का जो विस्तृत उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है, ठीक। इसके विजयों का विस्तृत उल्लेख इसके विजयों का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके विजयों का उस विस्तृत उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है पुराणों में। कहाँ पर, पुराणों में। बच्चा शांत लगा के बैठो, ठीक है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, इसके विजयों का। जो महापद्मनंद है
महापद्मनंद के विजयों का विस्तृत उल्लेख पुराणों से हमें प्राप्त होता है। इसने एक राठ की उपाधि भी धारण की, ये बात भी आप याद रखें, एक राठ की उपाधि धारण की, जैसा कि हमने अभी बताया। इसने एक राठ की उपाधि धारण किया। तो क्या किया इसने? एक राठ की उपाधि धारण किया था। तो इसकी उपाधि क्या है? एक राठ है। इसकी उपाधि तो और एक दो चार मिल जाएंगी आपको, लेकिन यदि आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक राठ, सम्राट, विराट और बाकी चीज़ें जो हैं वो किसको किसको कहा जाता है? दिशा के आधार पे कहा जाता है। दक्षिण में शासन करने वाले को कुछ और, उत्तर में शासन करने वाले को कुछ और, पूर्व पश्चिम आदि में शासन करने वाले को कुछ और कहा जाता है। लेकिन जो चारों दिशाओं में शासन करे उसे एक राठ के नाम से जाना गया है। तो चारों दिशाओं में शासन करने वाले, दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, उत्तर वाले को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा, हम लोग वहाँ पे देखेंगे। क्योंकि हम लोग बिहार विशेष की बात कर रहे हैं तो विशेष के तौर पे ही, हालांकि ये भी उसके विशेष में नहीं है, ये भी बिहार विशेष के अंतर्गत तो है ही, लेकिन अगर हम ये बता दें कि दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में जो शासन करने वाले थे उनको क्या कहा जाता है, तो वो भी बिहार विशेष का ही जो हिस्सा है वो माना जाएगा। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आप याद रखें, इसने एक राठ की उपाधि धारण किया था। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक था यह। कौन? कलिंग को जीतने वाला। इसके बाद अशोक नामक एक राजा आते हैं मौर्य वंश के, वो जीतने का दुस्साहस करते हैं या साहस करते हैं कलिंग को। लेकिन कलिंग को जीतने वाला पहला राजा कौन था? वर्तमान का जो ओडिशा वाला क्षेत्र है उसको उस समय कलिंग कहा जाता है। तो कलिंग को जीतने वाला पहला शासक कौन? महापद्मनंद। यहाँ पे दक्षिण भारत से ये क्या करते हैं? आक्रमण करके वहाँ से जिनसेन की मूर्ति भी उठा लाते हैं। दक्षिण भारत से इसने ये जिनसेन की मूर्ति उठा लाया। एक बात तो ये, दक्षिण भारत में क्या करता है? दक्षिण भारत से इसने जिनसेन की मूर्ति उठा लाया अपने उत्तर भारत में। इसके बाद दक्षिण भारत में इसने नहरें भी खुदवाई। दक्षिण भारत में क्या किया? इन्होंने नहर भी खुदवाया, वहाँ पे नहर भी खुदवाया इन्होंने। दक्षिण भारत में सिंचाई के दृष्टिकोण से नहर खुदवाया। तो इतनी सारी जानकारी इसके बारे में। उसके बाद विंध्य पर्वत को पार करके अपनी विजय पताका फहराने वाला पहला शासक था। तो विंध्य पर्वत को भी ये पार कर जाता है। इसके बाद इसने मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तथा गोदावरी तक भी फैला दिया। तो मगध साम्राज्य की जो सीमा है मालवा और गोदावरी नदी तक, मालवा क्षेत्र जो है और गोदावरी नदी है वहाँ तक फैला देता है ये। उसके बाद जो है विजय पताका फहराने वाला कहाँ तक? विंध्य पर्वत तक। जो विंध्यांचल रेंज है, विंध्यांचल रेंज को पार करके वहाँ पे अपने विजय पताका फहराने वाला पहला शासक था। ये सारी बातें जब इतिहास पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट इसको कहा जाता है, ये बात याद रखने वाली है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट
कौन था? ये महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक, तो महापद्मनंद भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महापद्मनंद के बाद कुल 8 नंद शासक हुए, परंतु इसके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। क्या होता है कि यहीं पे देख लिया जाए। इसके बाद क्या होता है, महापद्मनंद के बाद कुल 8 नंद शासक हुए। महापद्मनंद के बाद कुल 8 नंद शासक हुए। महापद्मनंद के बाद कुल 8 शासक, 8 नंद शासक होते हैं। ये बात आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि 8 नंद शासक होते हैं। याद रखने में उतनी कठिनाई है नहीं इसको। उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। ठीक, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ये था नंद वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक ये घृणानंद का था। ये क्या था? सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन। सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था? सिकंदर का आक्रमण घृणानंद के समय में ही हुआ था। कहा जाता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो वो जो चाणक्य हैं, कौटिल्य है, ये इनके दरबार में आते हैं कि भारत पर आक्रमण हो गया है, चलो देखो। तो ये क्या, घृणानंद थोड़ा सा भोगविलासी था, ऐसा कहा जाता है कि ये अपने धन के घमंड में चूर रहता है और क्या करता है, वो चाणक्य की क्या करता है, बेइज्जती कर देता है। तो वहीं पे चोटी बांधते हैं चाणक्य और कहते हैं ये चोटी तब तक नहीं छूटेगी जब तक तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस या नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक ये चोटी। वहीं से कसम खा के निकलते हैं और एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लेके क्या करते हैं, नंद वंश के अंतिम राजा घृणानंद की हत्या करवा के फिर अगला शासक जो बनाते हैं वो बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, तो घृणानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने घृणानंद को अग्रमीज कहा है। तो अग्रमीज किसको कहा गया है, ये बात आप याद रखेंगे। अग्रमीज यूनानी लेखकों ने घृणानंद को अग्रमीज कहा है। तो घृणानंद को अग्रमीज कहा गया है किसके द्वारा? यूनानी लेखकों द्वारा। यूनानी लेखकों ने घृणानंद को अग्रमीज कहा है। तो नंद वंश के अंतिम राजा घृणानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे बैठते हैं और मौर्य वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं। तो ये बात है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन अर्थात महानंदी की हत्या करके महापद्मनंद मगध की गद्दी पर आसीन होते हैं और फिर क्या करते हैं, नंद वंश की नींव डालते हैं। तो नंद वंश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद जो ये महापद्मनंद है, महापद्मनंद के विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। उसके बाद इसने एक राट की उपाधि धारण की। तो महापद्मनंद एक राट की उपाधि किसने धारण की? यदि आपके सामने सवाल आए एक राट की उपाधि किसने धारण की, तो वो महापद्मनंद ने। एक राट की उपाधि किसने धारण की? महापद्मनंद।
इसके बाद वंश का संस्थापक महापद्मनंद तो है ही, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद महापद्मनंद शूद्र थे, ये बात आप याद रखेंगे, महापद्मनंद क्या थे, शूद्र थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महापद्मनंद जो थे वो पहला शूद्र राजा थे। भारतीय इतिहास में पहला शूद्र राजा कोई अगर था तो वो महापद्मनंद, और बहुत ही प्रतापी, बहुत वीर, बहुत पराक्रमी राजा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने दक्षिण भारत तक की विजय की। वो कलिंग पर अटैक करने वाला, कलिंग जीतने वाला पहला शासक वो कौन था, वो महापद्मनंद था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आएंगे, फिर बिंदुसार के बाद फिर अशोक आएंगे, तब जाके फिर अटैक होता है कलिंग पे, फिर वहाँ पे जीत होती है कलिंग की। लेकिन उससे पहले महापद्मनंद नामक एक शूद्र राजा ने कलिंग पर आक्रमण कर उससे जीत लिया, और फिर दक्षिण भारत तक अपने अपना शासन वाला क्षेत्र वहाँ तक विस्तारित कर दिया। तो वहाँ तक इससे पता चलता है कि वहाँ पर इन्होंने नहरें खुदवाई सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत में इसने नहरें खुदवाई, दक्षिण भारत से जीन सिंह की मृत्यु उठा लाया उत्तर भारत में। तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि दक्षिण भारत में भी विजय इसने पर्याप्त मात्रा में किया था। तो इसका जो उपनाम आता है सर्वछत्रांक महापद्मनंद परशुराम, सर्वछत्रांक महापद्म परशुराम इसका उपनाम मिलता है। ऐसा उपनाम मिलता है हमें पुराणों में। उसके बाद इसका उपनाम एक और मिलता है, उग्रसेन नाम है इसका, ये मिलता है जैन ग्रंथों में। महापद्मनंद के बाद कुल 8 नंद शासक होते हैं, ठीक, ये जानकारी मिलती है। और 8 नंद शासकों में अंतिम जो नंद शासक बताया जाता है वो घृणानंद को बताया जाता है। और घृणानंद किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। घृणानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। तो यूनानियों और ईरानियों का आक्रमण भारत पे ये यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा हमारे इतिहास में। जब इतिहास पढ़ा जाएगा भारत का तो वहाँ पे देखा जाएगा यूनानी और ईरानियों का आक्रमण, तो वहाँ पे विस्तार से देखा जाएगा सिकंदर के आक्रमण को, बाकी सारे आक्रमण जो हुए हैं उसके बारे में। तो घृणानंद नंदवंश का अंतिम शासक था जो कि सिकंदर के समकालीन था। और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट वो महापद्मनंद था। उसकी बातें हो गई ऊपर की। यूनानी लेखकों ने घृणानंद को अग्रमीश कहा है। अगर आप नंबरिंग देंगे तो पहले किसको लिखेंगे, हत्या करके महापद्मनंद ने मगध की गद्दी हासिल की। 1 2, ये हो गया, महापद्मनंद शूद्र थे, ये तीसरी बात। इसका उपनाम जो था ये था, ये चौथी बात आ गई महापद्मनंद की बाद। और उसके बाद इसके विजयों का विस्तृत उल्लेख जो मिलता है वो 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे। कलिंग पर विजय हासिल किया 7। दक्षिण भारत से ये जीन सिंह की मूर्ति उठा के लाता है 8। दक्षिण भारत में इसने नहरों की खुदवाई की 9। भारत पर का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट 10। उसके बाद महापद्मनंद के बाद कुल 8 शासक होते हैं, वो 10, ये 11, ये 12, ये 13 और 14। आप समझ रहे हैं, पिछले क्लास में उस चीज़ को लिखवा दिया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घृणानंद की हत्या की जाती है और फिर मगध की गद्दी पर आसीन होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग मौर्य वंश की ओर बढ़ेंगे आगे। तो मौर्य वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो मौर्य वंश पढ़ने के बाद मौर्य वंश में भी 1-2 वीडियो, शायद 3 वीडियो शायद इसमें लग जाए, तो मौर्य वंश का यहाँ पे इतिहास समाप्त होगा। उसके बाद गुप्त मौर्योत्तर और गुप्त काल के बारे में इतनी गहरी जानकारी हम लोग यहाँ पे हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चाहे तो ये बिहार समग्र नाम की एक जो पुस्तक है, इसको अगर हम लोग देखें पहले तो इसमें किस तरह से दिया गया है इसके बारे में।
हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक या शिशुनाग, नागदशक या नागदर्शक सही है। उदयन के बाद ये जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है, जबकि इसकी माता पद्मावती नाम था। ये नंदवंश एक राज जैसी उपाधि धारण की। इसके भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत, ठीक। महापद्मनन का प्रमुख अभियान कलिंग, ठीक है, यहाँ भी हो गई। पहला शूद्र शासक था, ये बात। नंद में कुल 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम शासक घनानंद था, ये बात हो गई। नंद वंश के बल विशेषकर ये सब, ठीक है। नंदवंश की बातें यहाँ बस सारी बातें वही सब कुछ हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा इसमें दिया नहीं गया है, ठीक। तो नंदवंश यहाँ पे समाप्त होता है हम लोगों का। उसके बाद अब हम लोगों का शुरू होगा मौर्य वंश, और इसका पहला राजा जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इतना बड़ा जो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास में पढ़ा जाएगा, तो जो इतिहास में पढ़ा जाएगा तो वो 1-2 वीडियोज़ लग जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने में। लेकिन यहाँ पे जो है, चूँकि बिहार विशेष की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ी सारी चीज़ें छोड़ के बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ी जाती है। 19 पॉइंट में ऐसे ऐसे करके जो है हम यहाँ पे बताए हैं। कितने पॉइंट है इसमें? 13 पॉइंट है, जबकि ये नंदवंश मतलब छोटा सा है, ज़्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। और जो मौर्य वंश है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, उससे हर साल सवाल पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। मौर्य वंश और गुप्त वंश जो है, मौर्य और मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर, इस 2 काल से प्रश्न पूछे जाने की संभावना, या दोनों को मिलाकर के मौर्य गुप्त को मिलाकर अगर मान ले कि एक टॉपिक है, तो इस एक टॉपिक में से मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर, ये चारों मिला करके मान लीजिए अगर एक टॉपिक है, तो इसमें से सवाल 99.99% चांस होते हैं कि पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो चूंकि उतना बड़ा है तो 20 टॉपिक, और जो 20 टॉपिक दिया है इसमें बहुत कुछ चीज़ें अनइम्पोर्टेंट होंगे। तो कुल मिलाकर 15 पॉइंट है इसमें, जो कि पूरे चंद्रगुप्त मौर्य को कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हुए, इसमें जो लिखा है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा विस्तार, चूँकि हम देख रहे हैं खोल के यहाँ पे, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है, कुछ ऐसी भी हैं जो यहाँ पे हैं और वहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार से नंदवंश हमारा समाप्त होता है। उसके बाद अगला जो वंश आता है राजवंश, मौर्य राजवंश के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे।